Hello everyone, welcome to An Academy. My name is Talveer Singh, your host for today. जैसे आपको पता है कि हमारी ये एक फुल फ्लेज सीरीज चल रही है जिसमें हम आपके साथ मिलवा रहे हैं हमारे जेआरएफ होल्डर्स को जिन्होंने सितंबर 2020 में अपने एग्जाम को क्रैक किया है। तो इसी तरीके से आज हमारे साथ 3 और टॉपर्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम में अपनी सफलता हासिल की है। तो चलिए स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं कामिनी जिन्होंने कॉमर्स से अपना जेआरएफ क्लियर किया। उसके बाद है हेलो हमारे सर। साथ प्रिया, इन्होंने भी कॉमर्स से अपना जेआरएफ क्लियर किया है। वेलकम। और उसके बाद है हमारे साथ काजोल, इन्होंने भी अपना जेआरएफ क्रैक किया है। वेलकम। हेलो सर। तो थैंक यू। एज यूजुअल जैसे जो अचीवमेंट आप करके आ रहे हो उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। फाइनली थैंक यू यू डिड सर। इट। ये जेआरएफ की जो थैंक यू जर्नी सर। की थी वो आपने खत्म कर दी है, या ये बोल सकते हो कि इस जर्नी के लिए जितनी आपने मेहनत की थी फाइनली आपको उसका रिवॉर्ड मिला है। तो इस तरीके की सिचुएशन में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है जेआरएफ क्रैक करने के बाद? कामनी। सर बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। एक बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ अचीव कर लिया है फाइनली। और बहुत खुश हूँ मैं, और अपनी सारी सक्सेस मैं आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ आज। प्रिया आप बताइए। सर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। जैसे ही जेआरएफ मिला वैसे ही बहुत ही मतलब ओवर द फ्लोर हो गया। लाइक बहुत बहुत अंदर से प्राउड फील होता है। और थैंक यू सो मच। अगर आप ना होते तो आज ये दिन ना होता हमारे साथ। तो हेड्स ऑफ टू यू। हेड्स ऑफ टू थैंक यू सो मच फॉर दैट। जो भी आपने हमें सिखाया उसके लिए। आप बताइए। तो पहले तो ये 2019 में ऐसे लगा था कि भाई नहीं हो पाएगा, लेकिन एफर्ट्स डाले, पुश हुआ। तो अब जब हो गया ना तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एक बेस्ट फीलिंग है। आप बोलते थे ना कि ये फीलिंग के लिए तुम एकदम जब मिलेगी ना तब रियलाइज होगा। सर आज लिटरली वैसा ही फील हो रहा है। घर वाले भी एकदम प्राउड है। ओके, मतलब ये थैंक आपका ड्रीम या मतलब पेरेंट्स को खुश करने का ड्रीम या जो भी ड्रीम था आपका जिस पर्पस के लिए शुरुआत की थी वो आप लोगों ने अपना अचीव कर लिया है। तो चलिए हम थोड़ा सा आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जेआरएफ ही क्यों, क्या मोटिवेशन रही इस फील्ड में आने के लिए? कामिनी। सर, इस फील्ड में आने की सबसे बड़ी मोटिवेशन तो यही थी कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने बचपन से ही ये रियलाइज किया है कि मुझे अगर मुझे मैं कुछ सीख लेती हूँ ना तो फिर वो दूसरों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया और रियलाइज किया कि जेआरएफ जैसा एक हमें प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम ये अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने ये करने के बारे में सोचा। मतलब एक इंटेंस अंदर से एक महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे पढ़ाना है, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो वही चीज ने हाँ आप। जी। ओके प्रिया, आपको किस चीज ने मोटिवेट किया? सर टीचिंग तो स्टार्टिंग से ही मेरा पैशन रहा ही है, क्योंकि मेरे घर में भी काफी लोग हैं टीचर्स। तो उनसे भी मोटिवेशन मिलता था। और फिर मैंने आपको देखा, आपको पढ़ाते हुए देखा। तो कभी कभार फील होता था कि काश जैसे सर पढ़ा रहे हैं वैसा मैं पढ़ाऊं। जैसे सर से हम खुश हैं वैसे आगे जाके हम जिसको पढ़ाएं वो हमसे मतलब खुश हो कि वाओ भाई पढ़ाना हो तो ऐसे पढ़ाओ। कहीं ना कहीं वही सेम फीलिंग है। और काजोल आपका? तब बस हमेशा से यही लगता था कि जो है वो शेयर करना है, नॉलेज अपने पास नहीं रखना है। जो जितना सीख सकते हैं और उतना शेयर करना ज्यादा बेटर है। और सर ये आपसे ही सबसे ज्यादा सीखा है कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो अन अकेडमी पे आपसे जब मिले तो पता चला कि हाँ सर एकदम बेस्ट पढ़ाते हैं। और उससे रियलाइज हुआ कि हाँ कि पढ़ाना है तो आपसे पढ़ाना है, आप जैसा पढ़ाना है। ओके, तो चलिए। उसके वजह से ही ये प्लेटफॉर्म चूज किया। मतलब एक्चुअली आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप एक्चुअली टीचिंग में या एक्चुअली रियलिटी में आप टीचिंग में या फिर रिसर्च में जाना चाहते हो एज ए टेस्ट, जैसे बोलते हैं ना कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही, वो वाला सिस्टम नहीं है। एक्चुअली सीरियसली टीचिंग को जी सर। एज अ जी सर। प्रोफेशन आप लेने वाले हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, जी अच्छा लगा सुन के। एक और चीज, ये जो जर्नी है वो आपको पता है काफी लंबी रही है, इस बार तो कुछ ज्यादा ही लंबी रही है क्योंकि कोविड ने मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी जिंदगी को ही ऊपर नीचे इस तरीके से कर दिया था। तो ये जर्नी कैसी रही? मतलब कभी बीच में महसूस हुआ कि नहीं अब छोड़ देते हैं, बहुत हो गया, पढ़ने का दिल नहीं करता कई बार? तो मतलब ओवरऑल जर्नी कैसी रही आप लोगों की? स्टार्ट किया था और किस तरीके से उसे अब धीरे धीरे कैसे चलाया,
उसके बारे में अपने बताइए कामिनी। सर स्टार्ट मैंने जनवरी 2020 में किया था और फर्स्ट 3 मंथ्स में सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रही थी और मैंने काफी जोर लगाया, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि कोई आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने बाय चांस ही यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखी, अन अकेडमी के थ्रू ही। तो जब मैंने वो वीडियोस देखी तो मैंने रियलाइज किया कि जो मेरा मिसिंग था शायद वो मुझे यहाँ से मिल सकता है। तो मैंने फिर उसके बाद अन अकेडमी ज्वाइन किया और मैंने 3 मंथ्स का पहले प्लस सब्सक्रिप्शन लिया और फिर मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन की। और उस तब मुझे पता लगा कि मैं क्या मिस कर रही थी, और फिर मैंने धीरे धीरे आपको फॉलो करते करते अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक किया और फिर एंड तो आपको पता ही है, आप हर टाइम पे हमारे साथ थे ही, तो एंड तक फिर आपके साथ रहे और फिर आज ये दिन है। मतलब एक राइट स्ट्रेटजी आपको, जो आप सोच रहे थे कि सेल्फ स्टडी से उतना नहीं हो पा रहा था जितना एक प्रॉपर गाइडेंस से आप कर पाते हो। ओके, हाँ जी। तो प्रिया आपका क्या कहना है इस चीज के बारे में? सर मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, विद प्रिपरेशन दिया था 2019 में, दिसंबर 2019 में। बट उस टाइम गाइडेंस प्रॉपर ना मिलने की वजह से मेरा नहीं हो पाया था, नेट भी नहीं हो पाया था। तो उसके बाद मुझे आपके बारे में पता लगा था। दिसंबर 19 तक तो मुझे आपके बारे में पता ही नहीं था। मैंने खुद से ही बुक्स वगैरह कलेक्ट की थी, ये सब किया, बट अच्छी सी प्रैक्टिस भी नहीं थी, स्पीड भी नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने आपको अब जो एग्ज़ाम होना था उसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही फॉलो किया। मैंने जब मेरा नहीं हुआ था तो बहुत ही हार्ट ब्रोकन सिचुएशन थी मेरे लिए। तो मैंने यूट्यूब स्क्रॉल करते टाइम मैंने आपकी वीडियो देखी कि कोई बात नहीं, नेट नहीं हुआ है तो इस बार जेआरएफ होगा। तो तब से ही मैंने आपकी मोटिवेशन सेशन लेना शुरू किए। तभी भी जब भी मोटिवेटेड डीमोटिवेटेड होते थे कि बस अब नहीं करना है, तो आपकी बस आपकी वीडियोस देखते थे तो बूस्ट अप हो जाती थी, एनर्जी बहुत चैनलाइज हो गई थी। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे आपको फॉलो किया, जहाँ जहाँ आप थे। सबसे पहले यूट्यूब पे फॉलो किया, यूट्यूब से अन अकेडमी पे आपको फॉलो किया, अन अकेडमी से टेलीग्राम ऐप पे आपको फॉलो किया। तो ऐसे कर करके आपके पीछे पीछे रह के आज यहाँ तक पहुँच गए। ओके, चलिए अच्छी बात है। थोड़ा लाउड बोलना, राइट? आगे से प्रिया ओके। थोड़ा लाउड बोलना, इसको ओके। मैं एडिट कर दूंगा। थोड़ी आवाज कम आ रही है तुम्हारी, ठीक? ओके। ओके सर। काजल आप बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही? सर दिसंबर 2019 में दिया था, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी गाइडेंस नहीं था। एक होता है ना कि हाँ, एक कोई हाथ पकड़ के थोड़ा चलाता है कि हाँ, सिखाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करो। तब मेरा नहीं हुआ था, नेट भी नहीं हुआ था। तो शुरू शुरू में डीमोटिवेशन थोड़ा आया था, लेकिन इसके बाद मैंने अन अकेडमी पे ढूंढना चालू किया तो पता चला कि हाँ, काफी सारे एजुकेटर्स हैं। तो मैंने आपको इनिशियली फॉलो किया। तो सर वो टाइम पे रियलाइज हुआ कि नहीं, हाँ, एक तरीके से कैसे आप पुश कर रहे थे और वो भी एकदम पॉजिटिव तरीके से। और ये जो लॉकडाउन का टाइम था ना, इसमें मैंने सब्सक्रिप्शन लेके आपके सारे वीडियोस कंटेंट को कवर किया। तब पता चला कि हाँ, मैं पिछले टाइम ये गलतियां बहुत कर रही थी, अब मुझे ये नहीं करना है। तो एक टाइम ये बोलना चाहूंगी कि बहुत दिन ऐसे थे कि मन नहीं करता था पढ़ने का, लेकिन खुद को एक पुश करना है। बहुत दिन ऐसे होंगे कि पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन खुद को पुश करके हमें वो क्लियर करना है। तो कहीं ना कहीं मतलब हर प्रिपरेशन फेज में हर इंसान को फील होता है कि छोड़ देते हैं या पकड़ लेते हैं। बस वही एक जी सर। बैलेंस को बनाए रखना होता है कि नहीं, छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, अभी आगे आगे हमें चलते रहना है। तो जी सर। ओवरऑल आपकी एक जर्नी है, उसके बारे में आपने बताया। अभी हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि आप तीनों कॉमर्स से हो, कॉमर्स में तीनों ने जेआरएफ क्रैक किया है। तो क्या स्ट्रेटेजी रही है आपकी पेपर 1 और 2 की? क्या फॉलो किया, कैसे फॉलो किया, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही? काबिल। सर मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी यही थी, जो आपने कहा था कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पकड़ो और उसकी जड़ तक चले जाओ। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, हो गया, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म कर दिया। मैंने उसको पकड़ा, उसको गूगल किया और जड़ तक गई, और फिर जब उसका मुझे पूरा क्रक्स निकल आया तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने किया कि मैंने एमसीक्यूज लगाए जितने भी पॉसिबल थे, जहां से भी पॉसिबल थे, जो भी आपने दिए, जो भी कहीं और से ऑनलाइन मिलते थे, कुछ भी मैं एमसीक्यू नहीं छोड़ती थी। और फिर थर्ड मेरा पिलर यही था कि मैंने रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस किया, हर चीज को बार बार रिवाइज किया, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जो एक बार में तो याद हो ही नहीं सकती। तो यही मेरे बेसिक 3 पिलर्स थे। स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। हाँ जी। प्रिया आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की?
सर जैसे कि मेरा लास्ट टाइम रह गया था 0.66 से, तो मैं डीमोटिवेटेड तो थी, लेकिन मैंने आपके जब सेशन देखे तो आपने स्पेशली एनालाइज करने पे फोकस किया था कि जो आपका पहले हुआ है उस पेपर को उठाओ और पहले एनालाइज करो कि कहाँ आपने मिस्टेक करी है, कहाँ आपकी कमियां हैं, कहाँ लैकिंग है। तो मैंने वैसा ही किया, मैंने उन पेपर्स को उठाया, उसको एनालाइज किया कहाँ कहाँ मेरी कमी है। और उसके बाद मैंने पहले तो मेरा लास्ट टाइम ना पेपर 1 की वजह से जो है वो रह गया, क्योंकि पेपर 1 पे मेरी इतनी अच्छी कमांड नहीं थी। फिर मैंने आपके पेपर 1 की सारी क्लासेस देखी, मतलब मैथ्स की और लॉजिकल रीजनिंग तो ऑसम था सर। सीरियसली लॉजिकल रीजनिंग आपसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो वो सारी क्लासेस मैंने देखी, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब एक भी क्लास आपकी नहीं है जो मैंने मिस करी हो, आपकी हर क्लास में मैं प्रेजेंट रही हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैंने पेपर 1 पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, पेपर 2 पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। ऐसा नहीं था कि पेपर 2 पे नहीं किया, पेपर 2 पे भी उतना ही रखना है, दोनों बैलेंस रखने हैं। हाँ, जेआरएफ के लिए पेपर 1 पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि आप बताते हैं। तो बस ऐसे करके, और मेन क्रक्स यही था कि कंसेप्ट पे जाओ, ये नहीं है कि क्वेश्चन के पीछे भागे। अगर कंसेप्ट आपके अच्छे हैं तो क्वेश्चंस तो बन जाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस की ज़रूरत तो होती है ऑब्वियसली, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो, लेकिन कंसेप्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विदाउट एनी कंसेप्ट आप नहीं कर सकते हैं। मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो काफी मैटर करती है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। काजल, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही पेपर 1 और पेपर 2 के लिए? एज इन दोनों ने बताया कि जब 2019 में नहीं हुआ तो पहला स्टेप आपका यही था कि एनालाइज करो कि आप अटक कहाँ रहे हो, आप लैक कहाँ कर रहे हो। तो पहले मैंने सारे पेपर्स उठाए, मैंने देखा कि कैसे थे, मेरी क्या गलतियां थी। उसके बाद आपने बोला था डिवाइड कर दो टाइम को, आप बोलते थे हमेशा 3 सेक्शंस में डिवाइड करो अपने डे को। एक जब आप रिवीजन करोगे, एक जब आप सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हो, एक जब आप एमसीक्यूज लगा रहे हो, जब आप मॉक लगा रहे हो, एक एनालाइज करना। तो मैंने अपने डिवाइड कर दिया था दिन को 3 पार्ट्स में। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। और एज कंसेप्ट जब तक नहीं आएंगे, आप कितने भी एमसीक्यू लगा लो ना, तो आपका क्लियर नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर मैं अपने लर्नर्स को ये सजेशन देना चाहूंगा। एक बात पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो आज जेआरएफ होल्डर्स हैं, इन्होंने भी कहीं ना कहीं फेलियर देखा हुआ है। पिछले किसी न किसी एग्जाम में शायद नेट रुक गया होगा या फिर नेट भी नहीं हुआ था, बट स्टिल इन लोगों ने कंटिन्यू रखा उस चीज को। इन्होंने सोचा था कि मुझे जेआरएफ करना है। आज आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका शायद नहीं क्लियर हुआ। तो आप खुद सोचिए, अगर इन्होंने उस टाइम पे छोड़ दिया होता तो आज शायद ये यहाँ पे बैठ के अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे होते। तो गिव अप करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है अगर शुरू किया है तो उसे हम खत्म करना चाहते हैं। तो इसके बाद आपने स्ट्रेटेजी को बता दिया कि अनअकैडमी पे प्लस पे आपने क्लासेस ली थी, आपने क्लासेस को सही तरीके से फॉलो किया था, नोट्स बनाए थे, सारी चीजें आपने एमसीक्यू पे काफी फोकस किया। अभी जब आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी एग्जाम की, अगर मैं हमारे स्पेसिफिकली यूजीसी नेट के एग्जाम की बात करते हूँ, तो आपको पता है कि ये एग्जाम है वो समंदर की तरह है। मतलब इट्स लाइक कि जितना मर्जी पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कभी सिलेबस ही नहीं खत्म होता। हम यही सोचते हैं कि सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा, कब उसको रिवाइज करें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हम हर सेक्शन में तो हम परफेक्ट होते नहीं है। तो आपका कौन सा सेक्शन था जो वीक था और आपने उसको कैसे टैकल किया, कामिनी? सर मेरा सबसे वीक सेक्शन तो था टैक्स, और वो मैं लास्ट तक मैं उसी के टेंशन में थी कि मेरा टैक्स वीक है और इसी में मेरे को प्रॉब्लम आने वाली है एग्जाम में। लेकिन फिर जस्ट एग्जाम से पहले आपने जैसे टैक्स को टैकल किया और एकदम ऐसे जैसे घोल के पिला नहीं देते हैं किसी को, वैसा हो गया था टैक्स। तो एग्जाम में जाके जब मैंने रियलाइज किया कि मैं जिसकी सबसे ज्यादा टेंशन ले रही थी वही मुझे सबसे ज्यादा आ रहा था। Okay. तो सबसे वीक सेक्शन पेपर 2 में टैक्स था। और पेपर 1 में मेरे को वही होता था कि हायर एजुकेशन में याद करने वाली चीजों में प्रॉब्लम आती थी। मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग था हमेशा से, मुझे थ्योरेटिकल चीजें लर्न करने में दिक्कत आती थी। तो वही आपकी स्टोरीज और आपके निमोनिक्स के तो आप किंग हो, तो उसके थ्रू ही हमने खींचा उसको और किया आगे। चलिए, मतलब टैक्सेशन को कहीं ना कहीं आपने फिर अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन बना ही लिया। प्रिया, आपको क्या प्रॉब्लम रही अपनी प्रिपरेशन के दौरान? सर मेरे दोनों एग्जाम में प्रॉब्लम थी, मतलब कि अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 में प्रैक्टिकल पोर्शन में मुझे प्रॉब्लम थी। जैसे एमआर में मुझे मैथमेटिकल रीजनिंग में मुझे प्रॉब्लम थी,
और जो LR है, लॉजिकल रीजनिंग के मूड्स एंड फिगर्स वगैरह टॉपिक में, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन तो हो गया था, सिलॉजिज्म में मुझे प्रॉब्लम थी, तो इन पे DI में मुझे प्रॉब्लम थी। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया। आपने जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो उसके बाद आप क्या करते थे कि जितनी भी 2019 में एग्जाम्स हुए थे उसकी सारी सीरीज चला रखी थी आपने, तो मैं प्रॉपरली उन सबको फॉलो करती थी। फिर मैंने MR पे सारी आपकी क्लासेस ली है, एक एक क्लास ली है। MR के लिए तो मैंने 3 बार, हर क्लास को 3 बार देखा है। तो मैंने क्या किया है, डेली बेसिस पे मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो ऐसे ऐसे करके मैं अल्टरनेटिव डेज पे करती थी कि एक दिन MR किया, एक दिन LR किया, और उसी दिन DI का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके अल्टरनेटिव डे पे RC एक सॉल्व किया। और पेपर 2 की अगर बात करूं तो पेपर 2 में टैक्सेशन से मुझे बहुत डर लगता था। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद टैक्स, तो मैं इसीलिए लास्ट टाइम पे, जैसे कि उन्होंने बताया, कामिनी ने बताया, मैंने लास्ट टाइम पे आपको टैक्स के लिए फॉलो किया, आपकी सारी सीरीज देखी टैक्स की। तो वो आपका जो स्टोरीज थी ये सब था, तो वो ये बहुत ज्यादा मैंने रट ली थी एकदम अच्छे से। तो पेपर में स्टोरीज ही मुझे याद थी, स्टोरीज के बेसिस पे मैं मार्क लगा रही थी, और वैसे ही क्वेश्चंस आ गए थे। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। ओके, काजल आपको कहाँ पे प्रॉब्लम रही पेपर 1 और 2 में? तो पेपर 1 में मेरा मैथ्स काफी वीक था, और हायर एजुकेशन। मैंने सब्सक्रिप्शन लेने से पहले यही सोचा था कि मुझे तलवीर सर की सारी हायर एजुकेशन की वीडियोस को देखना है, और आपकी हायर एजुकेशन वीडियोस से आपने उसमें मेरे को स्ट्रेटेजी बताई थी कि वहां पर आप इसको डेली, आप आज रिवाइज कर रहे हो, कुछ पार्ट रिवाइज करो, कल कुछ पार्ट रिवाइज करो। तो ऐसे करते करते मेरा हायर एजुकेशन कंप्लीट हुआ। और मैथ्स तो आपके सर एकदम बेस्ट, स्पेशल क्लासेस, मैंने उनको 2-3 बार, काफी बार देखा था, उनको सॉल्व किया था। पेपर 2 में जैसे ये दोनों बोल रहे हैं, सेम टैक्स का ही प्रॉब्लम था, लेकिन आपने जो टैक्स करवाया जैसे एकदम, सर उसमें से तसल्ली थी कि हाँ मेरा टैक्स आ रहा है। मैंने एंड तक छोड़ा था, और वो मैंने एंड में आपके साथ जितना किया और इतना अच्छे से किया कि सब कुछ आने लगा फिर उसमें। तो मतलब मैं कल से यही स्टूडेंट के साथ बात कर रहा हूँ, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू अभी तक ले चुका हूँ। तो पेपर 1 में जो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम चल रही है ना, मतलब कहते हैं कि भाई ये तो पीछा छोड़ने वाली ही नहीं, वो तो मैथ है, कि मैथ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को। और पेपर 2 में भी 90% बोले कि टैक्सेशन में प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल यू आर एबल टू क्लासेस को सही तरीके से फॉलो किया, और उसके बेसिस पे आपने अपना एग्जाम है वो क्रैक किया। डेफिनेटली आई थिंक टैक्स के 10 क्वेश्चन आए थे, तो 20 मार्क्स का वो एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है, 20 मार्क्स, इट इज लाइक 6%। अब यही बोल सकते हो कि वो जो टैक्स था ना, उसी ने आपको नेट से JRF की जो 6% का गैप होता है ना, उसको कवर कर दिया था, क्योंकि 10 से ज्यादा क्वेश्चन है वो इनकम टैक्स से आए हुए थे। ये तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी रही, या आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आई? जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, एवरीवन इज यूनिक, आपको पता है, मैंने हमेशा आपको यही बताया कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप उसको किस तरीके से डील करते हो। तो पढ़ाई करते टाइम आपको क्या लगता है कि ये मेरा एक ऐसा फीचर है, या ये मेरी एक स्ट्रेंथ है, या मतलब ये चीज थी जिसकी वजह से मेरा नेट है या मेरा JRF वो क्लियर हुआ, मैंने इस चीज पे फोकस किया था, मतलब मैंने इस चीज को इग्नोर नहीं किया था, इस चीज पे मैंने काम किया था, जो मुझे पेपर में जाके काम आया। कामिनी? सर मुझे लगता है कि जो मैंने MCQs लगाए, हर रोज कुछ कुछ पोर्शन में MCQs जरूर लगाती थी, और जो मॉक्स मैंने दिए, मुझे लगता है उन्होंने ही एक्चुअल में मेरी हेल्प की, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, हमें वो समझ भी आ जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन में अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम खुद को सब्जेक्ट करें कि हम बिल्कुल एग्जाम में जाकर ही अप्लाई करेंगे, तो प्रॉब्लम आती है। जब हमने वो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो एग्जाम के क्वेश्चन एकदम नए नहीं लगते हैं। तो मेरे हिसाब से यही मेरी स्ट्रेंथ रही है, MCQ लगाना और उनका एनालिसिस करना, राइट? ओके, प्रिया आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि मैंने कंसिस्टेंसी कभी नहीं टूटने दी। कंसिस्टेंटली मैं अपने मतलब एम की साइड बढ़ रही थी। मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा कि आज के दिन कुछ जो प्लान के अकॉर्डिंग है मैंने उसको मिस कर दिया हो, कोई क्लास मिस कर दी हो। उसके साथ साथ लास्ट टाइम मेरी स्पीड में भी प्रॉब्लम थी। स्पीड भी पेपर में मैं बहुत फास्ट नहीं थी, मतलब परफॉर्मेंस मेरी ड्यूरिंग एग्जाम मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो जैसे कि आपने बताया था कि पढ़ना तो एक अलग फेज है, पढ़ना तो जरूरी है ही, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम आपकी कैसी परफॉर्मेंस है ये डिपेंड करता है कि आपका JRF होगा या नेट होगा। तो इसमें मैंने बहुत ज्यादा फोकस कर लिया।
जैसे कि क्वेश्चन जो होते हैं नेट एग्जाम में टोटली नॉट पे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो इस बार मैंने क्या किया, जब मैं मॉक देती थी तो मैं नॉट पे बहुत ज्यादा फोकस करती थी। मैं पेन से लिख लेती थी कि एन आ गया, नॉट का एन आ गया, और उस पे मैं पेन लगा के रखती थी कि एन नहीं हटना चाहिए, एन हटा तो मतलब 2 नंबर गए। तो इसलिए मैं इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करती थी, और क्वेश्चन को 2 से 3 बार मैंने पढ़ा। और आपका सक्सेस चार्ट मतलब थैंक यू सो मच फॉर द सक्सेस चार्ट सर, वो मैंने पेपर में जाते ही बना लिया था, और वो मतलब मोटिवेशन का काम करता है। बीच बीच में जब आप डीमोटिवेटेड होते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो उस टाइम पे सक्सेस चार्ट देखा और स्किप करते हैं उस क्वेश्चन को कि नहीं ये बाद में हो जाएगा, अभी जितना आता है उस पर फोकस करो। तो ऐसे कर करके सर किया। ओके, बहुत अच्छा। मतलब भी था कि नॉट को अपने क्रश की तरह देखो कि हाँ इससे ध्यान इधर उधर होना चाहिए, ये पेपर में बहुत सारे नंबर दिला भी देता और कहीं ना कहीं गवा भी देता है, तो आपने उस चीज को ध्यान में रखा, बहुत लास्ट अच्छी। टाइम मेरे को अच्छे से गाइडेंस नहीं मिला था, इसलिए लास्ट टाइम मेरा नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार प्रॉपरली मैंने हर एक चीज को फॉलो किया, हर इंस्ट्रक्शन को आपकी फॉलो किया। Okay. काजल, आपको क्या लगता है आपकी? स्पेशली हैट्स ऑफ टू योर मैराथन्स। मेरी वो एक स्ट्रेंथ बन गई थी, जैसे वो सुबह को 7 बजे से लेके जो आप 4-4 घंटे तक आप चलाते थे मैराथन्स, वो मेरी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लास्ट टाइम में जब मैं थोड़ा ऐसे डर लगता था ना, वो मैराथन्स की वजह से एक मेरा एक खुद को मोटिवेटेड फील करती थी। और दूसरी चीज ये थी कि आपने बोला था कि एमसीक्यूज को एनालाइज करना और क्वेश्चन को उस तरीके से पढ़ना कि आपको पढ़ते ही आंसर आ जाए। आप क्वेश्चन को क्वेश्चन के नजरिए से नहीं देखो, आप ऐसे देखो कि हाँ ये आपने पढ़ा हुआ है, किस तरह से उसको कनेक्ट करना है। उस तरीके से वो मैं सीख गई थी आपसे, सीख धीरे धीरे, तो मेरी स्ट्रेंथ बन गई। तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ तीनों की अलग अलग स्ट्रेंथ रही है, एमसीक्यू है या कंसेप्ट है या क्वेश्चंस को कैसे एनालिसिस करना है या किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ये भी एक फैक्टर होता है ना। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना एक अलग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे एक एनालिटिकल थिंकिंग जब आपकी डेवलप हो जाती है तभी आप उसको सही से अंडरस्टैंड कर लेते हो, क्योंकि कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन की वर्डिंग ही समझ नहीं आती तो उसका हम क्वेश्चन का आंसर नहीं बना पाते हैं कभी। ऐसा हमें महसूस होता है, ऐसा हमें फील होता है कि यार ये क्वेश्चन आते आते भी हमारा क्या हो जाता है, कई बार खराब हो जाता है। चलिए, जेआरएफ तो हो गया, आगे क्या करना? सर मेरा आगे के लिए प्लान यही है कि मैं पीएचडी परस्यू करना चाहती हूँ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। ओके, इकोनॉमिक्स में, तो मतलब जेआरएफ के थ्रू आप जाना चाहते हो रिसर्च की फील्ड में पीएचडी। यस। उम्मीद करते हैं जल्दी 2-3 साल बाद हम फिर से इंटरव्यू कर रहे होंगे, आपका नाम डॉक्टर कामिनी सिंगला होगा उस टाइम पे आपका। होपफुली सर। या बताइए। सेम है सर, पीएचडी के लाइन में ही जाना है। जैसे कि स्कॉलरशिप मिली है तो उस स्कॉलरशिप को फुल यूटिलाइज करना है। तो अब पीएचडी के प्रिपरेशन करनी है, रिसर्च प्रपोजल वगैरह तैयार करने हैं, इंटरव्यू फर्स्ट सिलेक्शन चाहिए अब तो इसीलिए बस पीएचडी के साइड जाना है। काजल, आप बताइए। सर पीएचडी के लिए ही अप्लाई करना है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा अभी रिसर्च चालू था कि उसमें क्या करना है, किस तरीके से। करंटली मैं उसमें पूरा रिसर्च कर रही हूँ कि जिस हिसाब से मुझे अप्लाई करना है, इंटरव्यू कहाँ देना है, कैसे देना है, तो फोकस पीएचडी पर ही है। जल्दी हमें भी नए डॉक्टर मिलने वाले हैं हमारी इस फील्ड में 2-3 साल के बाद, जैसे ही आपकी पीएचडी कंप्लीट तो डेफिनेटली तब भी हम कहीं ना कहीं बैठ के आपके इंटरव्यू कर रहे होंगे। तो ये तो आपकी टोटल ओवरऑल जर्नी रही, आपने सब बता दिया, स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में, पेपर को किस तरीके से हैंडल करना है। अब आपको पता है कि इस टाइम पे काफी सारे बच्चों का नहीं हुआ जो कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं या उन्हें लगता है कि नहीं। आप तो वैसे लाइव एग्जांपल हो, आपका भी नहीं हुआ था, स्टिल यू नो परस्यू योर ड्रीम, आपने उसको छोड़ा नहीं, आपने उसको पकड़े रखा कि नहीं अगर एक बार नहीं हुआ तो मैं दूसरा अटेम्प्ट भी दूंगी, वहां पे जाके उसको क्रैक करूंगी। तो आप हमारे लर्नर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं उनकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग या उनकी फॉलोइंग के बारे में? एक सिंगल मैसेज में आप उनको बताने की कोशिश कीजिए कि उनको अब क्या करना चाहिए। सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगी सभी लर्नर्स को कि जब आप ये प्रेपरेशन शुरू करो तो ज्यादा जगह भटको मत। आप एक चीज करना स्टार्ट करो और उस पर भरोसा रखो। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ भरोसे से कि आप तलवीर सर को ज्वाइन करो, अनअकैडमी को ज्वाइन करो और उन वो जो कह रहे हैं उस पर भरोसा रखो। हमने भी रखा था, इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। और पूरी जर्नी में आपको प्रॉब्लम आएगी, कोई भी आपको दिक्कत आएगी, आप शेयर कर सकते हो, कोई है आपको दिख रहा है, कोई है जो सुन
रहा है। और जो उसको कहूंगी कि बिल्कुल भी भटको मत, एक जगह आओ, सही गाइडेंस में आओ, तो सब कुछ अपने आप सेटल होता जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी सब कुछ अपने आप लाइन में आती जाएंगी। प्रिया, आप बताइए आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे लिए? सर मैं ये कहना चाहूंगी, अपनी प्रिपरेशन के दौरान कंसिस्टेंसी रखो, पॉजिटिविटी को लेके आओ, तलवीर सर को फॉर श्योर फॉलो करो, और ट्रस्ट मी और ट्रस्ट अस कि हम यहाँ पे बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ तलवीर सर। उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जो सर की गाइडेंस में जो 4 बजे का सिनेरियो है, जो 4 बजे उठने का जो सर बताते हैं, वो बहुत बहुत ही इफेक्टिव है। मतलब अगर आप 4 बजे उठते हो और 4 बजे पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है कि हाँ, पूरे दिन फ्रेश फील होता है कि हाँ 4 बजे आज उठ के पढ़ाई की। और 4 बजे से ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन 4 बजे से ये कब 3:30 बजे में बदले, मुझे खुद ही नहीं पता लगा। बस वो अंदर से मोटिवेटेड थी मैं कि हाँ मुझे करना है। तो वैसे ही आप सब भी मोटिवेटेड रहो और तलवीर सर पे आंख बंद करके भरोसा करो, वो आपको गलत बात पे बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे। आपको आपका JRF जरूर दिलवा के रहेंगे अगर आपने उनकी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो किया तो। काजोल, आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे लर्नर्स को? गिव अप मत करना, कभी भी नहीं, क्योंकि जिस दिन आपने गिव अप कर लिया ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। गिव अप हमेशा, जरूरी नहीं है कि एक यही रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं। और मैं यही बोलूंगी कि अनअकैडमी और तलवीर सर, आप तलवीर सर के स्पेशल क्लासेस से ही इतना कुछ सीख सकते हो कि आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने शुरू में पहले स्पेशल क्लासेस से ही स्टार्ट किया था, वो बेस्ट थे। आप धीरे धीरे तलवीर सर को फॉलो करो और यहाँ वहां भटको मत कि ये रिसोर्सेज भी ले लूं, ये भी ले लूं। ये कंटेंट जमा करना नहीं है, उसको समझना है, उसको पढ़ना है, उस पर नोट्स बनाने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर उधर से सब कलेक्ट करके कुछ नहीं होने वाला है, सब खाली जमा होके पाइल अप करके पढ़ा रहेगा। ओके, सो चलिए, आपने इतना ही टाइम है हमारे पास, इस टाइम में भी फिर भी आप लोगों ने अपनी सारी स्ट्रेटेजी को शेयर किया, हर पॉइंट्स को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया। और डेफिनेटली ये आपकी टीचिंग स्किल्स को भी दिखा रहा है कि कल आप चाहोगे तो आपके अंदर वो कन्विंसिंग स्किल्स हैं कि आप अपने लर्नर्स को मोटिवेट कर सकते हो, उनको सही डायरेक्शन में गाइडेंस दे सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ बात करके। सबसे पहले तो फिर से एक बार बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको आपके इस एग्जाम की सक्सेस के लिए। आपने इस एग्जाम को क्रैक। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, आपने अनअकैडमी से कनेक्ट किया, आपने इस इंटरव्यू के लिए, इस सेशन के लिए टाइम निकाला, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, थैंक यू इतना अच्छा मौका देने के लिए। तो ये थे हमारे कुछ और टॉपर्स। ये सीरीज हमारी इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। इस सीरीज में भी और बहुत सारे टॉपर्स हैं जो आएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इन टॉपर्स से सीखते रहिए कि गिव अप नहीं करना है। अगर एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार जरूर होगा, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपर्स के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए। लेट्स क्रैक।